हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट जी के ट्रिक। तो दोस्तों आज बिना टाइम वेस्ट किए हुए सीधे चलते हैं और टॉपिक को देखते हैं कि क्या पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहला मैं बात करूं तो जिला योजना समिति के बारे में हम लोग बात करेंगे। उसके बाद से इंडस्ट्रियल एरिया जो औद्योगिक क्षेत्र होता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। फिर हम लोग छावनी परिषद के बारे में चर्चा करेंगे, चूंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है छावनी परिषद, तो इसके बारे में चर्चा करेंगे और यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद से केंद्र शासित प्रदेश जो यूनियन टेरिटरीज आता है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे कि इसका निर्माण कैसे हुआ, ये किस भाग में आता है, इसके लिए आर्टिकल क्या है, इन सारे चीजों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। अगर देखा जाए कि जब संविधान लागू हुआ था उस दौरान जो है कि कितने यूनियन टेरिटरीज थे, बाद में जो है कि आपके कितने जो है कि यूनियन टेरिटरीज बनाए गए, ठीक है, उन सारे चीजों के बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद से इस यूनियन टेरिटरीज के अंतर्गत एक विशेष यूनियन टेरिटरी जाता है जिसकी हम बात करेंगे दिल्ली की, ठीक है। उसके बाद से इंटर स्टेट रिलेशन की बात करेंगे, जो अंतर्राज्यीय संबंध है उसके बारे में बात करेंगे। इसके अंतर्गत अंतर्राज्यीय जल नदी विवाद और अंतर्राज्यीय परिषद के बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद से आता है हमारा क्षेत्रीय परिषद जो रीजनल काउंसिल होता है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। फिर जो है कि मैं बात करूंगा जम्मू कश्मीर को जो विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, क्योंकि अब तो प्रेजेंट टाइम में रहा नहीं, क्योंकि ये विषय वस्तु इतना इंपॉर्टेंट इसलिए होती है क्योंकि इस पे 1 घंटा का कम से कम लेक्चर बन जाएगा और ये करीब पीसीएस के दृष्टि से देखा जाए तो 1 घंटा से अधिक भी जा सकता है, ठीक है। इसके लिए भाग देखेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा बस शॉर्ट नोट की तरह हम लिखवा देंगे यहाँ पे विशेष राज्य वाले में। उसके बाद से केंद्र और राज्य के बीच जो विधायी संबंध है उसकी चर्चा करेंगे, जैसे आपका संघ सूची, समवर्ती सूची, राज्य सूची के बारे में हम चर्चा करेंगे। फिर ओबीसी आयोग जो ओबीसी कमीशन है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। और 1-2 पॉइंट आते हैं उसको भी हम जो है कि यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं मेरे प्यारे दोस्तों कि जिला योजना समिति क्या होती है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि पिछले वीडियो में आप लोगों ने जो है कि पढ़ा होगा, मैंने आप लोगों को बताया था कि पंचायती राज व्यवस्था और स्थानीय स्वशासन के बारे में हमने वहां पे कराया था इससे पिछले वाले वीडियो में, उसके जस्ट बाद का हिस्सा है ये, ठीक है। तो जिला योजना समिति, तो देखिए ये जो समिति है ना मेरे प्यारे दोस्तों, ये किस जिला का मतलब क्या हो गया, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बनाई जाती है। किस लेवल पे बनाई जाती है? डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बनाई जाती है। और डिस्ट्रिक्ट में विकास करने के लिए ये योजना जो है कि आपकी समिति बनाई जाती है। अब मैं बात करूं इसके जो सदस्य होते हैं, इसके 4/5 सदस्य जो है कि इलेक्ट होते हैं, चुने जाते हैं, जबकि 1/5 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। जिला योजना समिति के 1/5 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। क्लियर है? ठीक है। यहां से यही पूछता है आपका क्वेश्चन कि जिला योजना समिति के कितने सदस्य जो है कि इलेक्ट किए जाते हैं और कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट है इसके लिए, ठीक है। उसके बाद से आता है आपका औद्योगिक क्षेत्र। औद्योगिक क्षेत्र देखिए यह विशेष क्षेत्र होते हैं, यहाँ का विकास क्या करते हैं कि औद्योगिक यानी कि आपका इंडस्ट्रीज के द्वारा की जाती है। अब देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, जो औद्योगिक क्षेत्र आता है उसके बारे में समझिए कि क्या है औद्योगिक क्षेत्र। देखिए यह क्षेत्र ऐसे होते हैं जो किसी बड़े उद्योग के आसपास विकसित होते हैं। कहाँ पे होते हैं? किसी बड़े उद्योग के आसपास जो है कि आपके विकसित होते हैं। यहाँ पर किसी भी प्रकार का नगर पंचायत, ग्राम पंचायत नहीं होता है। क्या होता है? यहाँ किसी प्रकार का नगर पंचायत और ग्राम पंचायत नहीं होता है। यहाँ का डेवलपमेंट जो है कि इसी इंडस्ट्रीज के द्वारा किया जाता है, चाहे वो बिजली का हो, चाहे वो रोड का हो या कोई अन्य मदों पे खर्चा हो, उन सारे खर्चों का जो है कि वहन कौन करता है? वहां बसी हुई जो बड़ी इंडस्ट्रीज है वही वहां का विकास करती है। जैसे आप लोग जानते हैं हिंडाल्को, उत्तर प्रदेश में हिंडाल्को है, हिंडाल्को के आसपास के क्षेत्र का विकास जो है आपका हिंडाल्को कंपनी ही करती है, ठीक है। तो ऐसे क्षेत्र होते हैं जो बड़े उद्योग वाले क्षेत्र होते हैं जहां पर इनका विकास जो है कि सिर्फ और सिर्फ औद्योगिक क्षेत्र के द्वारा ही किया जाता है, ठीक है। उसके बाद से बात करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों अब छावनी परिषद के बारे में। तो देखिए छावनी परिषद जो है कि यह सेना से संबंधित होती है। किससे होती है? सेना से संबंधित होती है। और ये जो है छावनी परिषद का कार्य जो होता है वो रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आएगा? रक्षा मंत्रालय। जब सेना से संबंधित है तो रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आएगा, ठीक है।
अभी भारत में मैं बात करूं कि प्रेजेंट टाइम में भारत में कुल कितनी छावनी परिषदें हैं, तो कुल जो है कि आपके 62 छावनी परिषदें हैं भारत में। ठीक है, इसके जो सदस्य होते हैं, इसके सदस्यों की जो नियुक्ति होती है वो किस तरीके से होती है, वो एक तो निर्वाचित होते हैं प्लस मनोनीत होते हैं, दोनों तरीके के होते हैं। ठीक है, और इनका कार्यकाल जो होता है वो 3 वर्ष के लिए होता है, यानी कि 3 वर्ष के लिए ये मनोनीत किए जाते हैं, और ये केवल सेना से संबंधित क्षेत्र होता है, उसी एरिया में ये काम करते हैं। ठीक है, जैसे जो केंट इलाके होते हैं, करीब मैं बात करूं तो आपका हर स्टेट में केंट इलाका होगा, उसका जो विकास करेंगे छावनी परिषद का, वो आपका रक्षा मंत्रालय ही करती है। अब देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, हम बात करेंगे केंद्र शासित प्रदेश के बारे में। और देखिए केंद्र शासित प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो इसके लिए आर्टिकल आता है मेरे प्यारे दोस्तों 239 से लेकर 240 तक। कितना आता है? 239 से 240 तक, और भाग आता है आपका 8। इसकी मैं बात करूं कि केंद्र शासित प्रदेशों का जो प्रमुख होता है वो कौन होता है, तो वो होते हैं आपके राष्ट्रपति। कौन होते हैं मेरे प्यारे दोस्तों? राष्ट्रपति होते हैं। और इसके सीएम की नियुक्ति की अगर मैं बात करूंगा तो राष्ट्रपति करते हैं, और इनको शपथ भी आपके राष्ट्रपति दिलाते हैं। या दूसरा कंडीशन ये हो सकता है कि इनकी नियुक्ति और की मैं बात करूं या इनके शपथ की, तो इसका जो है कि एक और व्यक्ति दिला सकता है। कौन दिला सकता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत व्यक्ति जो है कि या नियुक्त व्यक्ति जो है कि इनकी नियुक्ति और शपथ इनको दिला सकता है। किसको? सीएम को। क्लियर है? अब देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, 70वां संविधान संशोधन 1992 में किया गया, और इसी संविधान संशोधन के तहत दिल्ली और पुडुचेरी की अगर मैं बात करूंगा तो विधानसभाओं की स्थापना की गई। क्या की गई? विधानसभाओं की स्थापना की गई दिल्ली और पुडुचेरी में। ठीक है, अब 7वां संविधान संशोधन मेरे प्यारे दोस्तों हुआ कब हुआ? 1956 ईस्वी में। और इस संशोधन के तहत क्या किया गया कि पूरे भारतवर्ष में 7 यूनियन टेरिटरीज बनाई गई। कितने बनाई गई? 7 यूनियन टेरिटरीज बनाई गई। अगर मैं बात करूं कि जो 7 यूनियन टेरिटरीज है उनके लिए ट्रिक क्या आता है मेरे प्यारे दोस्तों, तो ट्रिक आता है चलो दिल दे दो आप। क्या? चलो दिल दे दो आप, यानी कि च से हो गया आपका चंडीगढ़, याद करते रहिए, च से हो गया चंडीगढ़, लो से हो गया आपका लक्षद्वीप। ठीक है, दिल से आप समझ चुके होंगे कि दिल्ली है दिल वालों की, आप लोग वहां से देख सकते हैं, यानी कि दिल जो है कि दिल्ली हो गई। डी दमन एवं दीप, डीओ की मैं बात करूंगा दादर एवं नागर हवेली। ठीक है, आप ए से हो गया एक तो अंडमान निकोबार, और पी से हो गया आपका पुडुचेरी। क्या हो गया? पुडुचेरी। क्लियर है इतने पॉइंट? अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट इनके बारे में देख लीजिए कि क्या है। अभी प्रेजेंट टाइम में जो है कि 2 यूनियन टेरिटरीज बने हुए हैं, लद्दाख और जम्मू कश्मीर। तो मेरा ट्रिक इस तरीके से बन गया कुछ कि चलो दिल दे दो आप लद्दाख और जम्मू कश्मीर को। किसको? चलो दिल दे दो आप लद्दाख और जम्मू कश्मीर को। तो आप लोग यहाँ से आप लोग देख चुके हैं, एक आ गया लद्दाख और दूसरा आ गया आपका जम्मू कश्मीर। ठीक है, अब देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, अगर यूनियन टेरिटरीज में सबसे बड़ा क्षेत्रफल किसका है तो वो है आपका अंडमान निकोबार का। किसका है? अंडमान निकोबार का। और सबसे कम क्षेत्रफल किसका है तो वो है आपका लक्षद्वीप का। लेकिन लक्षद्वीप की अगर मैं बात करूं तो लिटरेसी रेट सर्वाधिक है, सबसे ज्यादा है लक्षद्वीप की साक्षरता। ठीक है, क्लियर है इतने पॉइंट? और मैं बात करूं डेंसिटी की, तो दिल्ली आप लोग जानते हैं कि जन घनत्व में सर्वाधिक है, चूंकि प्रति 1 किलोमीटर के दायरे में 11,000 लोग यहाँ पे निवास करते हैं अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार दिल्ली में जो जन घनत्व है वो है मेरे प्यारे दोस्तों 11,000 प्रति किलोमीटर स्क्वायर। अब देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, अगर मैं बात करूं दिल्ली और बात करूं आपका पुडुचेरी और मैं बात करूं आपका अंडमान निकोबार, तो यहाँ पे उपराज्यपाल भी बनाए जाते हैं। क्या बनाए जाते हैं? उपराज्यपाल भी बनाए जाते हैं। ठीक है, अन्य सभी जो भी बचेंगे वहां पे प्रशासक बनाए जाते हैं। क्या बनाए जाते हैं? प्रशासक बनाए जाते हैं। बताइए इतनी पॉइंट आप लोगों को क्लियर हो चुकी होंगी। अब देखिए मैंने बात किया था कि एक विशेष राज्य जो दिल्ली आता है यूनियन टेरिटरीज के अंतर्गत, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो दिल्ली के लिए आर्टिकल की अगर मैं बात करूं तो इसके लिए आता है 239AA या क। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ आप लोगों के लिए, या तो यहाँ पे ए देगा AA, इंग्लिश में दे देगा तो यहाँ पे
डबल कर देगा, ठीक है, हिंदी में। अब देखिए कि 69वां संविधान संशोधन 1991 के द्वारा एनसीआर क्षेत्र दिल्ली को घोषित किया गया और राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा प्राप्त दे दिया गया। इसे क्या दे दिया गया? 69वां संविधान संशोधन 1991 में इसे एनसीआर का दर्जा प्राप्त हो गया और राष्ट्रीय राजधानी का भी दर्जा इसे प्राप्त हो गया। देखिए जब हमारा ब्रिटिशर्स यहाँ पे रूल कर रहे थे तो आप लोग जानते हैं कि 1911 ईस्वी में जो है कि कोलकाता से दिल्ली को ट्रांसफर कर दी गई थी राजधानी, लेकिन इसको मान्यता नहीं प्राप्त था। मान्यता कब प्राप्त हुआ? 69वां संविधान संशोधन 1991 में, ठीक है। उसके बाद से देखिए दिल्ली का जो इन पुराना नाम था उसकी अगर मैं बात करूं तो इंद्रप्रस्थ दिल्ली का इसका जो है कि पुराना नाम था। अगर मैं बात करूं कि यहाँ दिल्ली में कुछ विषय वस्तु है जो सीधे सीधे अगर मैं बात करूं तो किसके अंतर्गत आती है? केंद्र सरकार के अंतर्गत आती है, ठीक है। तो कुछ चीज है जैसे विषय वस्तु की अगर मैं बात करूं, कुछ विषय वस्तु है जैसे आपका कमिश्नर, ठीक है। कमिश्नर जो भी यहाँ पे कार्य करेगा वो केंद्र के होम मिनिस्ट्री के आधार पे कार्य करेगा, ठीक है। लोक व्यवस्था सारे होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत आते हैं। भूमि और पुलिस गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करते हैं, ठीक है। किसके अंतर्गत कार्य करेंगे? होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत कार्य करेंगे, न कि सीएम के अंतर्गत ये कार्य करते हैं। यानी कि विधानसभा के अंतर्गत ये कार्य नहीं करते हैं, ये सीधे और सीधे किसके अंतर्गत कार्य करेंगे? गृह मंत्रालय के अंतर्गत। अंतर्राज्यीय संबंध, देखिए इंटर स्टेट रिलेशन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन बनता है। अंतर्राज्यीय जल नदी विवाद, इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट समझिए कि जो अंतर्राज्यीय जल नदी विवाद है इस पे कानून बनाने का कार्य जो है कि वो संसद के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? संसद के द्वारा किया जाता है। अगर दो राज्यों के मध्य में किसी जल को लेकर विवाद है तो उसका निपटारा करने के लिए बात संसद में उठाई जाती है। कहाँ पे उठाई जाती है? संसद में उठाई जाती है। और इसके निवारण के लिए जल नदी बोर्ड का स्थापना किया गया था 1961 ईस्वी में, और इसके लिए जल नदी विवाद की अगर मैं बात करूं तो इसके एक्ट बनाया गया था 1956 ईस्वी में, और बनाने के बाद से जल नदी बोर्ड की स्थापना कर दी गई 1956 में, ठीक है। इसके लिए जो अंतर्राज्यीय जल नदी विवाद के लिए आर्टिकल जो आता है वो आता है आपका 262। कितना आता है? 262। और 262 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है सीधे सीधे। आप लोग जानते हैं प्रेजेंट टाइम में कावेरी नदी विवाद चल रहा था, आप लोग जानते ही हैं, तो वो भी इसका प्रमुख कारण है, उसका एक इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल मान सकते हैं आप। अब देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, जो हमारा अंतर्राज्यीय परिषद होता है जिसके लिए आर्टिकल की अगर मैं बात करूं तो आर्टिकल आपका आता है 263, यानी कि 263 आर्टिकल आता है। इसके अंतर्गत अगर मैं बात करूं तो दो राज्यों के बीच जब किसी बात को लेकर विवाद हो जाता है तो उसका निपटारा जो है कि अंतर्राज्यीय परिषद के अंतर्गत किया जाता है। और अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की अगर मैं बात करूं तो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, ठीक है। और इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो भी जो है कि राष्ट्रपति के माध्यम से चुने जाते हैं। क्षेत्रीय परिषद, जो रीजनल काउंसिल होता है उसको समझिए। तो रीजनल परिषद क्या होता है कि राज्यों के मध्य संबंधों को बढ़ाने के लिए क्षेत्रीय परिषद का गठन किया जाता है, ठीक है। और इसके अध्यक्ष की नियुक्ति, इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? तो गृह मंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। आप लोग जानते हैं कि गृह मंत्री प्रेजेंट टाइम में कौन है? हाँ, आप लोग समझ चुके होंगे। अध्यक्ष की मैं बात करूं, अध्यक्ष गृह मंत्री होते हैं। सदस्य की मैं बात करूं तो प्रत्येक राज्य के जो सीएम होते हैं वह इसके सदस्य होते हैं। क्या होते हैं? प्रत्येक राज्य के सीएम इसके सदस्य होते हैं। जैसे आपका उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ बाबा जी हैं, और मैं बात करूं बिहार के सीएम जो नीतीश कुमार जी हैं, तो ये लोग इनके सदस्य होते हैं, यानी कि अंतर्राज्यीय क्षेत्रीय परिषद के सदस्य होते हैं, और इसके अध्यक्ष गृह मंत्री होते हैं, ठीक है। 1956 ईस्वी में अगर मैं बात करूं तो क्षेत्रीय परिषद का गठन किया गया। वर्तमान में 5 क्षेत्रीय परिषदें हैं। कौन कौन से हैं? देखिए मध्य की मैं बात करूं तो मध्य में आपके प्रयागराज पड़ता है। पूरब में मैं बात करूं तो कोलकाता वाला रीजन पड़ जाता है। नॉर्थ की मैं बात करूं तो दिल्ली, और दक्षिण की मैं बात करूं तो चेन्नई, और पश्चिम की मैं बात करूं तो मुंबई। पूरा भारत कवर हो गया, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए। अब देखिए जम्मू कश्मीर, मैंने बताया था आप लोगों के लिए विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था जम्मू कश्मीर को आर्टिकल 370 के तहत। किसके तहत? आर्टिकल 370 के तहत, जिसके लिए भाग आता था 23।
और जम्मू कश्मीर में क्या होता था कि अलग संविधान था, वहाँ की व्यवस्था अगर मैं बात करूं तो ड्यूअल नागरिकता की जो व्यवस्था थी वो खत्म कर दी गई है अभी प्रेजेंट टाइम में, लेकिन जब इसे विशेष राज्य का दर्जा था तो उस टाइम वहां पे थी। यानी कि भारत की नागरिकता आपकी अलग होनी चाहिए और जम्मू कश्मीर की नागरिकता आपकी अलग होनी चाहिए, जो अभी प्रेजेंट टाइम में खत्म कर दी गई है। यानी कि जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा 370 के तहत, ये आपको गांठ बांध लेने हैं। अगर ये विषय वस्तु थोड़ी लंबी है तो मैं इस पे चर्चा जो है कि एक वीडियो के माध्यम से सिर्फ और सिर्फ इसी पे चर्चा करूंगा। केंद्र और राज्य संबंध, केंद्र और राज्य के विधायी संबंध है उसकी अगर मैं बात करूं तो इसके अंतर्गत 3 सूचियां आती हैं जो इंपॉर्टेंट है। एक तो यूनियन लिस्ट आता है, संघ सूची। क्या आता है? यूनियन लिस्ट, संघ सूची, जिसके अंतर्गत अगर मैं बात करूं तो 100 विषय दिया गया है और इस पे कानून बनाने का कार्य कौन करती है? तो केंद्र सरकार करती है। ठीक है, और इसके अंतर्गत कुछ एग्जाम्पल है आप लोगों के लिए जो इंपॉर्टेंट है उसको मैं लिख दिया हूं यहाँ पे। जैसे रेलवे आपका हो गया, किसके अंतर्गत आती है? केंद्र के अंतर्गत। रक्षा, परमाणु ऊर्जा, बैंकिंग, मुद्रा। अब मैं बात करूं मुद्रा के बाद से जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स आपका किसके अंतर्गत आता है? केंद्र सरकार के अंतर्गत आता है। नागरिकता, अफीम की खेती, जनसंख्या जनगणना, अफीम की खेती के लिए लाइसेंस प्राप्त करना होता है तो केंद्र सरकार ही लाइसेंस देती है, तभी आप खेती कर सकते हैं अफीम की, अदरवाइज आप नहीं कर सकते हैं। जनसंख्या जनगणना। राज्य सूची, राज्य सूची की अगर मैं बात करूं तो टोटल इसमें 66 विषय हैं और राज्य सूची पे कानून बनाने का अधिकार जो है कि सिर्फ और सिर्फ राज्य सरकार को है, इसमें केंद्र सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। एग्जाम्पल है इसके, रेलवे आपके हैं, पुलिस है, शराब है, कृषि है, ग्रामीण पुलिस है, ये सारे आपके किसके अंतर्गत आ जाते हैं? राज्य सूची के अंतर्गत आ जाते हैं। समवर्ती सूची की मैं बात करूं तो समवर्ती सूची के लिए की अगर मैं बात करूं तो इसके लिए टोटल विषय की मैं बात करूं तो 52 विषय हैं और ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में देखने को मिला है कि यह किस देश के संविधान से लिया गया है, तो ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। अब मैं बात करूं शिक्षा, वन, पर्यावरण, परिवार नियोजन, ये सारे समवर्ती सूची का विषय है। सड़क, वन्य जीव सुरक्षा, नापतोल, तलाक, ये सारे आपके समवर्ती सूची के विषय हैं। समवर्ती सूची पे कानून बनाने का अधिकार जो होता है वो केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को होता है, लेकिन अगर केंद्र सरकार का जो है कि सर्वाधिक मान्यता प्राप्त होता है इस परिप्रेक्ष्य में, तो आप लोगों को इस पे ध्यान देना है। ठीक है, ये बहुत ही अच्छा विषय वस्तु है समवर्ती सूची, जो पेपर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग जो है कि इन सारी चीजों को देखिए और हम बात करेंगे, फिर अभी बात करेंगे ओबीसी आयोग के बारे में, तो उसको भी समझते हैं। ठीक है, अब देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, जो ओबीसी आयोग आता है इसके बारे में समझिए। तो इसके लिए आर्टिकल की अगर मैं बात करूं तो आर्टिकल आता है 338A। ठीक है, अब मैं बात करूं कि इसके लिए ओबीसी आयोग के लिए 123वां संविधान संशोधन हुआ और इस संविधान संशोधन के तहत ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया और इस संवैधानिक दर्जा दिए जाने के बाद से इसके अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति जो की जाती है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, जिसके लिए आर्टिकल की अगर मैं बात करूं 338A आता है। ठीक है, अब ओबीसी आयोग का प्रमुख कार्य क्या है कि ओबीसी वर्ग के लोगों के लिए यानी कि अदर बैकवर्ड क्लास के लोगों के लिए आरक्षण का प्रावधान यानी कि उनके अधिकारों की रक्षा करना। क्या करना? उनके अधिकारों की रक्षा करना। और ओबीसी के लिए अगर मैं बात करूं तो 1953 ईस्वी में काका कालकर की अध्यक्षता में जो है कि मंडल कमीशन की रिपोर्ट आई, जिसमें ओबीसी के लिए 27% आरक्षण का प्रावधान किया गया। क्लियर है? यानी कि ओबीसी के लिए ओबीसी आयोग जो बना 1953 ईस्वी में, जिसके अध्यक्षता काका कालकर की अध्यक्षता में जो है कि ओबीसी आयोग का गठन किया गया। बाद में मंडल कमीशन की रिपोर्ट आई जिसमें ओबीसी को 27% का आरक्षण का प्रावधान किया गया। ठीक है, तो आज के लिए मेरे प्यारे दोस्तों इतना ही, और आशा करता हूं कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो इसमें सम्मिलित की गई हैं। और आप लोग जो है कि हमारे वीडियो को यानी कि पूरे संविधान की अगर मैं बात करूं देखना चाहते हैं पूरी ट्रिक के माध्यम से, यानी पूरा संविधान में ट्रिक पे आप लोगों को पढ़ाऊं, तो आप लोगों को कमेंट करना होगा और हमें बताना होगा, तो हम बिल्कुल आप लोगों के लिए पूरा संविधान ट्रिक के माध्यम से याद करवाएंगे।
ताकि आपका एक भी प्रश्न गलत ना हो। तो इसके बाद से जो है कि हम बहुत सारी चीज़ों को यहाँ पे कवर करने वाले हैं संविधान के माध्यम से। कुछ चीज़ें 1-2 पॉइंट और रह गए हैं संविधान में, उसके बाद से ये संविधान आपका खत्म हो जाएगा। फिर मैं संविधान को ट्रिक बेस्ड आप लोगों के लिए कराऊंगा ताकि आपको इसका फायदा हो सके। तो आज के लिए मेरे प्यारे दोस्तों इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।